क्या यूपी में फिक्स है लोकसभा चुनाव का परिणाम? क्यों मतदान रह गया है अब महज औपचारिकता? किसने लिख दी राहुल की हार की स्क्रिप्ट? कैसे अखिलेश के पीडीए का जोर बनकर रह जाएगा सिर्फ चुनावी शोर? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात चुनाव से ठीक पहले ही विपक्षी एकता के मंच इंडिया के चकनाचूर होते चुनावी ख्वाब और यूपी में दम तोड़ती कांग्रेस की चुनौती की। तो दरअसल 2024 में चुनावी नारों के शोर के बीच अब बीजेपी के खेमे का उत्साह सिर्फ बीजेपी के नेताओं का ही नहीं बल्कि विरोधी खेमे के नेताओं का भी जोश बढ़ा रहा है, जिसके चलते ही बिहार के महागठबंधन के संस्थापक नीतीश कुमार और यूपी के लड़कों के जोड़ीदार जयंत अपने गठबंधन के साथियों को छोड़ बीजेपी के मोदी की गारंटी के उद्घोष पर कदमताल करते नजर आ रहे हैं, जो वक्त से पहले ही लोकसभा चुनाव के परिणामों की तस्वीर को तय कर रहा है। अब ऐसे हालात में इंडिया के भरोसे अपना मुस्तकबिल तराश रही कांग्रेस खासकर यूपी में हाशिए पर चले गए अपने जनाधार को 2024 की चुनावी बिसात पर फिर से लड़खड़ाते हुए ही सही मगर अपने पक्ष में करने की जुगत में लगी है। तो यूपी में दम तोड़ती कांग्रेस की चुनौती के आकलन को समझने के लिए आपको सियासत के गुजरे वक्त पर नजर डालनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर आपको पता चलेगा कि देश की सियासत ने कांग्रेस का एक वो दौर भी देखा था जब तात्कालिक छोटे मोटे क्षेत्रीय दलों को तो दूर छोड़िए बल्कि आज की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कीर्तिमान अपने नाम के साथ जोड़ चुकी बीजेपी के बड़े बड़े सियासतदां भी कांग्रेस से सीधे तौर पर टक्कर लेने से पहले एक बार सोचते जरूर थे। लेकिन अब तारीख की किताब में वो वाकये मतलब वो सियासी घटनाएं भी दर्ज हो रही हैं जब आरएलडी जैसी पार्टी का चिटकना भी कांग्रेस को हिलाकर रख देता है, जो बताता है कि अब कांग्रेस को दिल्ली तक का सफर तय करने के लिए साफ तौर पर क्षेत्रीय दलों तक की बैसाखियों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर कहां कांग्रेस से ऐसी चूक हुई कि सारे समीकरण बिगड़ गए और देश की सबसे मजबूत पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई? तो दरअसल सच तो यह है कि बीजेपी के सामने कांग्रेस की दम तोड़ती चुनौती के पीछे कई बड़े कारण, कई बड़ी बड़ी वजह हैं। खास तौर पर अगर हम यूपी पर नजर डालते हैं तो कांग्रेस के पास वो चेहरा नहीं, यानी ऐसा कोई नेता नहीं जिसका सूबे की राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर मजबूत दखल हो या फिर ऐसा दबदबा हो जो जनता के माइंडसेट पर सीधा हिट करे। तो वहीं प्रदेश स्तर पर तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस के पास 2014 के बाद से अब तक ऐसी कोई खास उपलब्धि नहीं है जो उसने सत्ताधारी बीजेपी की चूक को जनता के बीच उजागर कर उसे जनता का मुद्दा बनाकर हासिल किया। साथ ही साथ कांग्रेस की पार्टी संरचना या कहें कांग्रेस के संगठन में भी वो मजबूती नहीं दिखाई देती जो बीजेपी के सामने कहीं भी ठहरती हो। और सबसे अहम बात कि कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पर ऐसे कार्यकर्ताओं का बड़ा अभाव है जो सीधे लोगों से कनेक्ट करते हो या फिर सीधे लोगों के घरों तक पहुंचकर उनके मुद्दों को समझ सकें, जबकि बीजेपी इन मामलों में कांग्रेस से मीलों आगे पहुंच चुकी है। इंडिया के तेजी से दरकते मंच पर मानो भगदड़ मची हुई। ऐसे में यूपी में आरएलडी बीजेपी की दोस्ती की सर्वमान्य खबरों ने यूपी के लड़कों को झटका तो दिया ही है, साथ ही राहुल को आगे आने के लिए भी मजबूर कर दिया है। राहुल अब खुलकर खेलने के मूड में आ गए, जिसके चलते ही अब तक सपा की ओर से 11 सीटों पर लड़ने के मिले ऑफर से खफा बैठी कांग्रेस पर्दे के पीछे सपा की गठबंधन की शर्तों पर आपत्ति जाहिर कर रही थी। लेकिन अब जयंत की इंडिया से आधिकारिक विदाई से पहले ही कांग्रेस सीट बंटवारे पर नया फॉर्मूला लेकर बातचीत की टेबल पर आ चुकी है और खबर है कि यूपी में कांग्रेस 20 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं है। ऐसे में सपा जो पहले ही अपने 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, बाकी बची सीटों के जोड़ गणित को सुलझाकर कांग्रेस को मनाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पहले भी कई बार साफ कर चुकी है कि चुनाव के नतीजों में उसका वर्चस्व कैसा रहता है ये तो बात की बात है, मगर कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए अपनी हैसियत 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर ही तय करेगी। ऐसे हालात में कांग्रेस की नजर उन सीटों के गणित पर भी है जहां से अखिलेश जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहे थे। ये सीटें खासकर पश्चिम यूपी से संबंधित हैं।
और अब बात पश्चिम यूपी की कर लेते हैं। दरअसल पश्चिम यूपी सूबे का वो इलाका है जहां मोटे तौर पर लोकसभा की 27 सीटें, जिनमें से अधिकांश सीटों पर जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोटर्स का फैसला ही अब तक निर्णायक माना जाता रहा है, जिसमें एक बड़ा वर्ग किसानों का गिना जाता है, जिसके चलते ही कांग्रेस पश्चिम यूपी पर फोकस्ड है। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक वो वोट बैंक है जिसका कांग्रेस पर भरोसा अतीत में ही सही मगर बाकी तमाम सियासी दलों की तुलना में 21 ही साबित होता रहा है। ऐसे हालात में जब अखिलेश यानी सपा खुद कांग्रेस से हाथ मिला चुकी हो तो पश्चिम यूपी कांग्रेस की दम तोड़ती चुनौती को एक मजबूत आधार जरूर दे सकता है। दूसरी ओर आरएलडी पर नजर डालिए तो आरएलडी को सपा 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का वादा कर चुकी थी और इसी वादे को आधार बनाकर दमदार जीत दर्ज करने का जयंत चौधरी का आधिकारिक तौर पर ऐलान भी हो चुका था, वो दावा भी कर चुके थे। मगर हुजूर सियासत का खेल ही ऐसा है जिसमें दावे वादे कब फितूर बनकर किसी नए आयाम को स्थापित कर दें, इसे भांपना सिर्फ चतुर सियासतदान के ही बूते की बात है। और जयंत चौधरी का रुख इसका जीता जागता उदाहरण। दरअसल बीजेपी ने दलगत राजनीति के आदर्शों से परे किसानों के सर्वमान्य मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर न सिर्फ आरएलडी को साथ लिया है बल्कि उन किसानों को भी अपने साथ जोड़ने की चाल चली है जो जाट लैंड के कोर वोटर्स में गिने जाते रहे। क्योंकि हर कोई जानता है कि किसानों के मुद्दे पर अब तक बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर ही थी ये मुद्दा। ये सारे मुद्दे टेढ़ी खीर ही साबित होते रहे हैं और तो और नए कृषि कानूनों को वापस लेने का सरकार का फैसला इसका एक बड़ा उदाहरण भी है। बीजेपी को अब उम्मीद है कि जयंत के साथ आ जाने से चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिए जाने वाला उसका दांव किसानों के बीच बीजेपी की छवि पर लगे डेंट को काफी हद तक बेहतर कर देगा, उसकी भरपाई कर देगा। क्योंकि अगर जयंत राहुल अखिलेश के साथ रहते तो जाट लैंड से किसानों के मुद्दे के सहारे विपक्ष के हमले बीजेपी को यूपी में असहज कर देते और किसानों का वोट कई खेमों में बढ़ जाता। मगर अब स्थिति बिल्कुल अलग होने वाली है। साथ ही साथ ओवरऑल यूपी में निर्णायक भूमिका में रहने वाला पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अगड़ा या अल्पसंख्यक वोट बैंक अभी भी किसी भी एक पार्टी के पाले में जाता दिखाई नहीं दे रहा। भले ही अखिलेश यादव पीडीए के अपमान के तमाम आरोप बीजेपी पर लगाकर खुद को पीडीए का हिमायती नेता बता रहे हो, मगर जमीनी हकीकत इससे इतर ही है। क्योंकि अखिलेश खुद पीडीए की तादाद का जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं, जिसे तकरीबन यूपी के वैलिड वोट बैंक का एक निर्णायक हिस्सा बता रहे हैं, वो अगर सच में अखिलेश की राय से ही चलता या फिर अखिलेश के खाते में ही होता तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में अखिलेश को लोकसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन करने की जरूरत पड़ती। क्योंकि यूपी में जनता के मुद्दे अभी भी लगभग वही हैं जो 2022 विधानसभा चुनाव के वक्त थे और विपक्षी दल उस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, किसानों के हक की लड़ाई की बुनियाद पर राम मंदिर निर्माण की तारीख भी अक्सर बीजेपी से पूछ लिया करते थे। मगर अब राम मंदिर का मुद्दा सुलझाकर बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि बन गई है। ये मुद्दा सुलझकर बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने आ गया है। तो वहीं विपक्ष को अपनी ही पिच पर खेलने के लिए मजबूर करने वाली बीजेपी ने बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से जुड़े 2 मुद्दे मतलब काशी और मथुरा को भी हवा दे दी है, जो विपक्ष के लिए चुनौतियां बढ़ाने वाला है। बहरहाल कांग्रेस अपने मिशन 20 मतलब कम से कम 20 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगी हुई है। साथ ही खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस के जनाधार की असली तस्वीर को वक्त रहते समझकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, जो ये बताता है कि चाहे इंडिया के दावे भले ही कितने भी बड़े क्यों ना हो, मगर अंदर खाने पर्दे के पीछे की सियासत से गुजरकर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन रही खबरें यही तस्दीक कर रही हैं कि यूपी में कांग्रेस का दम निकल चुका है। क्योंकि जनता 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017, 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में अपने फैसले से बता चुकी है कि वो तमाम मुद्दों में उलझी सियासत को अपने मताधिकार के इस्तेमाल से और नहीं उलझाएगी, बल्कि जनता उस दल का रुख करेगी जो जनता के मुद्दों के लिए दलगत राजनीति में न उलझकर सीधे तौर पर जनता के बीच एक ऐसे विकल्प के तौर पर उभरे जो जनमत के मुद्दों पर कुछ कर गुजरने का दम रखता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे पर एक नए सटीक आकलन के साथ। नमस्कार।